वेलकम क्लास। आज हम आपके अगस्त महीने का जो सिलेबस है उसका फर्स्ट चैप्टर सीरीकल्चर या रेशम कीट पालन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेशम कीट पालन से हमारा क्या अभिप्राय है। इसकी जो परिभाषा है वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सीरीकल्चर और व्हाट इज सीरीकल्चर, रेशम कीट पालन क्या है। हमने यहाँ पर बता रखा है कि इसकी जो परिभाषा है वो देखिए आगे पर कि व्यापारिक दृष्टि से रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का जो पालन किया जाता है उसे हम सीरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहते हैं। क्लियर? तो 1 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। ओके, अब इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चीन का एक प्रांत है क्वांगटी, वहां की महारानी लोरजू ने 2697 बिफोर क्राइस्ट, ईसा से 2697 ईयर पहले एक तकनीक जो है वो उन्होंने चाइना में विकसित की थी और उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि चाइना से इस तकनीक को कहीं बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन 555 एडी में 2 पादरियों द्वारा इसको सबसे पहले इस तकनीक को चोरी छिपे इस नॉलेज को यूरोप में ले जाया गया और वहां से इसको मेडिटेरेनियन रीजन या भूमध्य क्षेत्र से एशिया में सब जगह पर इसको फैला दिया गया और उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे विश्व में पहुंच गई। वर्तमान में कहां कहां पर जो कल्चर है वो किया जा रहा है, सीरीकल्चर कहां कहां पर किया जा रहा है तो ये भी ध्यान रखें, चीन, जापान, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इटली, फ्रांस और रूस, ये वो देश हैं जहां पर की वर्तमान में इसका उत्पादन किया जाता है प्राकृतिक परिस्थितियों में इसको कल्चर करके, इसका यानी कि सीरीकल्चर या रेशम कीट पालन जो है वो किया जाता है। 1911 में 1911 में जापान में सबसे पहले इसका एक प्रायोगिक रूप से अध्ययन इसका किया गया कि इसकी लाइफ साइकिल किस तरह की होती है, हमें रेशम जो है वो किस स्टेज से मिल सकता है। इसका एक प्रैक्टिकल स्टडी जो है वो 1911 में जापानियों के द्वारा की गई। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में लिफ्रॉय ने नई दिल्ली में ऊषा इंस्टीट्यूट में इसका जो मॉथ है, रेशम कीट जिसे हम करें वो एक्चुअली क्या है, मॉथ है। इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे बाद में, तो बताऊंगा मैं आपको कि इसके को हम किस तरह से पाल सकते हैं और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जो है वो लिफ्रॉय के द्वारा 1905 में भारत में नई दिल्ली में ऊषा इंस्टीट्यूट में किए गए। अब हम बात करते हैं रेशम कीट के ऊपर कि रेशम कीट है क्या एक्चुअली, है ना। तो इसको जो जूलॉजिकल नेम है वो बॉम्बेक्स मोराई, हम जानते हैं इसको, ध्यान रखिए। इसको बाइनोमियल सिस्टम में जब हम लिखते हैं पहला जो है वो शब्द है वो किससे संबंधित है, वंश से, जीनस से, और दूसरा मोराई। इसको हमेशा पहला लेटर कैपिटल होगा, जानते हैं आप इसको, फिर भी आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ अंडरलाइन करके और हम रखेंगे। तो बॉम्बेक्स मोराई जो है वो रेशम कीट जो है ये एक पालतू प्रजाति है। तो अब पालतू प्रजाति और वन्य प्रजातियों में क्या अंतर होता है कि उनको जो वन्य प्रजातियां हैं उनको हम प्राकृतिक परिस्थितियों में ही उनको कल्चर कर सकते हैं, उनको हम प्रायोगिक परिस्थितियों में या हमारे घर में हमको ये फार्म लगा करके और वहां पर इनको कल्चर नहीं किया जा सकता है। तो ये बॉम्बेक्स मोराई जो है वो रेशम कीट की एक पालतू प्रजाति है। पालतू प्रजाति करने से हमारा मतलब ये कि इसका आसानी से हम इसका कल्चर जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप समझ लीजिए पहले। मल्टी वोल्टाइन का मतलब क्या हुआ कि ऐसी प्रजातियां जिनसे हम रेशम की एक वर्ष में अनेक फसलें ले सकते हैं। मल्टी यानी बहु या ज्यादा बार हम एक साल में अनेक फसल जो है वो ले सकते हैं। एक होता है यूनिवोल्टाइन, जो ठंडे प्रदेश हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर इसकी लाइफ साइकिल जो पूरी होती है वो साल में केवल एक बार पूरी होती है। बाद में बताऊंगा आपको मैं कि किस तरह से किस स्टेज से रेशम हमें मिलता है, तो उस स्टेज तक पहुंचने में इसको पूरा एक साल जो है वो लग जाता है। इसलिए हमें
एक साल में केवल एक बार ही रेशम हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये यूनिवोल्टाइन है। ओके, देन बाइवोल्टाइन, जो शीतोष्ण प्रकार के प्रदेश हैं वहां पर क्या होगा कि एक साल में हम 2 बार इसकी फसल ले सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि एक साल में 2 बार ये अपना जीवन चक्र वहां पर पूरा कर लेता है, जिससे कि हम यहाँ पर इसकी 2 फसल ले सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है और किस प्रकार से जो आप स्पेसिमेन आप देखते हैं तो वहां पर लैब में आपने को काफी एक्सपीरियंस है इसके बारे में। तो 3 चीज हमेशा मैंने कहता हूं आपको कि कम से कम फाइलम, क्लास, ऑर्डर और जीनस याद रखिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, कीट कहा हमने इसको, जॉइंटेड अपेंडेजेज होते हैं, इसलिए ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। ओके, क्लास इंसेक्टा, कीट कहा है हमने इसको, क्लास इंसेक्टा। अब आ जाइए ऑर्डर पर। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है। लेपिडोप्टेरा को आप किस तरह से याद रख सकते हैं कि लेपिडोप्टेरा में 2 बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एनिमल्स आते हैं, एक आपका तितली और दूसरा मॉथ। अब तितली और मॉथ में क्या अंतर है कि सामान्य परिस्थिति में तितली को आप देखेंगे तो जब वो बैठती है किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसके पंख जो है वो खड़े रहते हैं, इस प्रकार से खड़े रहते हैं, और जो मॉथ है वो फ्लैट कंडीशन में ज्यादा समय पर उसके वो रखता है। दूसरी चीज कि तितली जो है वो दिनचर है और जो मॉथ होता है वो आपका नॉक्टर्नल यानी कि रात्रिचर होता है, डायरेनल एंड नॉक्टर्नल स्पीसीज। ठीक है, ये हो गया आपका फैमिली। अब हम बात कर रहे हैं बोम्बेक्स मोराई की। तो बॉम्बिसिडी जो रेशम कीट हैं उनकी एक फैमिली और है जिसके कीटों से भी हम रेशम प्राप्त करते हैं, वो है स्टर्निडी। पहले हम बॉम्बिसिडी, बोम्बेक्स मोराई का लिख रहे हैं, तो बॉम्बिसिडी और जीनस बॉम्बेक्स और मोराई, पहले नाम याद करिए इसका, बॉम्बेक्स मोराई। इससे आपको 2 चीजें याद होगी, जीनस बॉम्बेक्स, स्पीसीज मोराई। ठीक है, और फैमिली बॉम्बेक्स से बॉम्बिसिडी। और याद क्या रखना आपको, केवल लेपिडोप्टेरा। मैंने कहा इस लेपिडोप्टेरा को ध्यान रखिए आप इसको कि तितली और मॉथ इसके अंदर आते हैं, वो लेपिडोप्टेरा है। और क्योंकि ये कीट है इसलिए ऑर्डर इंसेक्टा हो गया और फाइलम क्लास इंसेक्टा हो गया, और फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा है, क्योंकि आप जानते हैं आर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड, पोडा मीन्स पेड़, जिनमें संधित उपांग जो है वो पाए जाते हैं। अब मैं आपको ये कह रहा था कि इस लेपिडोप्टेरा में 2 फैमिली हैं जिनके कीटों से हम रेशम प्राप्त करते हैं। एक का तो हमने उदाहरण देख लिया यहाँ पर, फैमिली बॉम्बिसिडी, और दूसरा मैंने क्या कहा था, स्टर्निडी। तो बॉम्बिसिडी में एक इंपॉर्टेंट है ये आपका, वो है बॉम्बेक्स मोराई। अब देखिए मैंने जो नाम लिखा है इसमें क्या गलती करी है। अभी मैं आपको कह रहा था कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर अपना कैपिटल है, लेकिन इसको अंडरलाइन नहीं किया हमने, है ना। इसको हमेशा अंडरलाइन करके रखें। जब आप एक हैबिट बना लें, प्रैक्टिकल में भी मैं आपसे सेकेंड ईयर में कहता रहता था कि जब भी आप जूलॉजिकल नेम लिखें, आदत बना लें उसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये नेम क्या है, या तो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं तो हम बोर्ड पर या कॉपी में इटैलिक्स में लिख नहीं पाते हैं, इसलिए इसको अंडरलाइन किया जाता है। फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। तो फैमिली बॉम्बिसिडी में बॉम्बेक्स मोराई। दूसरी फैमिली में बता रहा आपको स्टर्निडी। अब इसमें 5 मॉथ जो है वो ध्यान रखिए आप इसको, टसर सिल्क मॉथ, इससे हमें रफ टाइप की सिल्क जो है वो प्राप्त होती है। दूसरा है मूंगा सिल्क मॉथ, ये आसाम में। ये इन दोनों को अगर हम देखें तो ये इनका हम कल्चर नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि जो प्राकृतिक आवास में इनके जो कोकून होते हैं उनको हैंड पिक्ड कर लिया जाता है, लेकिन इनसे हमें टसर सिल्क मिलती है जो कि इतनी अच्छी किस्म की वो नहीं मिलती है। इसी तरह से एक होता है ऑक रेशम मॉथ, ये भी बॉम्बेक्स मोराई की तरह से एक पालतू प्रजाति है मॉथ की। जापान में इसका कल्चर किया जाता है और इससे बहुत अच्छी क्वालिटी का रेशम, जैसे कि बॉम्बेक्स मोराई से मिलता है वैसी क्वालिटी का रेशम जो है हमें मिलता है। चौथा है आपका देव मूंगा सिल्क मॉथ, जो कि हिमालयन तराई के अंदर मिलता है। तराई जानते ना, पहाड़ के नीचे वाला प्रदेश, वो तराई रीजन जो है वो कहलाता है, वहां पर ये मिलता है। और खास बात क्या है, इसको ध्यान रखिए आप, देव मूंगा सिल्क मॉथ क्या है, इसका जो सिल्क होता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है। स्ट्रेंथ मतलब मजबूत बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए इसको हम जो जाल होता है मछली पकड़ने का जाल, उसमें इस फाइबर का उपयोग जो है वो किया जाता है, हिमालयन तराई जाल। इस तरह से आप एक नोट्स के फॉर्म में जिस तरह से मैंने यहाँ लिखा है आप उसको अच्छी तरह से
लिख करके और अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ये स्टेप्स अगर आपको देखते ही पहले पता चल जाएगा ना। फिर एक होता है आपका वॉक सिल्क मॉक। ये पूर्वी एशिया में इसको कल्चर किया जाता है अरंड के ऊपर, है ना, केस्टर प्लांट, जो केस्टर प्लांट जिसको कहते हैं अरंड पर, और इससे भी रफ सिल्क जो है हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक इनिशियल डिस्क्रिप्शन हो गया। आज हम केवल एक इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि इससे रेशम वास्तव में किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो ये तो आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया बॉम्बेक्स मोराई के और दूसरे कीटों के बारे में जिनसे कि हम रेशम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बॉम्बेक्स मोराई के स्ट्रक्चर पर। वापस यहाँ देखिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल बॉम्बेक्स मोराई, अंडरलाइन करिए इसको, बॉम्बेक्स मोराई। ठीक है, अब ये कीट है। कीटों में शरीर जो है आप जानते हैं 3 खंडों में बटा हुआ रहता है, सिर, वक्ष और उदर। तो ये इसका सिर है, इसके ऊपर एक जोड़ी आंखें जो है वो पाई जाएगी। ये इसका वक्ष है। कभी कभी सिर वक्ष मिलकर के सिरोवक्ष बना लेता है, क्रस्टेशिया में पढ़ेंगे आप इसको, पढ़ा है आपने, मतलब ये सेकंड ईयर में, है ना। और ये हो गया आपका एब्डोमेन। तो ये सिर, वक्ष और उदर, ये 3 भाग हो गए। अब इसमें देखेंगे आपकी उदर यहाँ पर ये वयस्क है, उदर इसमें सबसे बड़ा वाला भाग है। हेड की रीजन की अगर हम बात करें तो हेड रीजन पर 3 मुख्य संरचनाएं जो है वो पाई जाती है। वो होगा आपका एक तो मुखांग। मुखांग में क्या होता है, जिस प्रकार से तितली को देखा होगा आपने फूल पर बैठे हुए कि उसमें से इस तरह से एक लंबी धागेनुमा संरचना निकलती है, वो फूल के अंदर डाल करके और उससे रस को वो चूसती है। क्लियर है? उसको हम कहते हैं प्रोबोसिस या शुंड या शुंडिका इसको कहा जाता है, जो कि चूसने युक्त होती है। तो सिर के ऊपर एक एंटीना होता है। एंटीना जो क्या कहते हैं इसको, जिससे कि इसको सेंस मिलता है। ठीक है, इसको अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी जो है वो इससे प्राप्त होती है। तो हेड के ऊपर आपका आंखें होती है, एंटीना होता है, ठीक है, और मुखांग होता है, जिसमें से प्रोबोसिस हो गया, है ना। तो ये जो तीनों भाग हो गए आपके, ये मुखांग, आई और एंटीना, ये मिला करके और हेड के ऊपर ये इसके आते हैं। इसमें दूसरे भाग पर आ जाइए, थोरेक्स। थोरेक्स वाला जो भाग है, इस पर 2 जोड़ी खुले पंख से क्या मतलब हमारा कि जब ये बैठता है उस समय पर इसके पंख जो है वो इस तरह के वर्टिकल पोजीशन के अंदर रहते हैं। अगर इस तरह से रहेंगे तो वो क्या हो जाएगी, तितली, और इस तरह से रहते हैं तो मौत। और नॉक्टर्नल होता है, रात्रिचर होता है, दिनचर होगा तो वो तितली होगी। कुछ मॉथ जो है आपको दिन में भी उनकी एक्टिविटी जो है वो देखने को मिल सकती है, जैसे कि आपका हमिंग बर्ड हॉक मॉथ है ना। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। बात कर रहे थे हम इसका हेड वाले रीजन की। अब आ जाइए थोरेक्स पर। 2 जोड़ी खुले पंख हैं, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, है ना। तो ये अग्र पंख हो गया और ये पश्च पंख हो गए इसके। तो 2 जोड़ी पंख जो है वो इसके ऊपर होते हैं और शल्क से आवरित होते हैं। शल्क आवरित का मतलब क्या हुआ कि ये जो पंख है इसके ऊपर छोटे छोटे शल्क जो है वो, अगर आप इसको डिटेल से देखें स्ट्रक्चर इसका, तो इसके ऊपर काफी छोटे छोटे जो है वो शल्क इसके ऊपर लगे हुए आपको नजर आते हैं। और उपांग हमने इसको डोर्सल सरफेस से बनाया। वेंट्रल सरफेस पर अगर हम देखेंगे तो थोरेक्स पर 3 जोड़ी उपांग जो है वो पाए जाते हैं। ओके, अब आ जाइए आप लास्ट वाला पार्ट इसका, उदर, ये वाला। इस उदर में ये अंतिम खंड है इसके देह का और सबसे बड़ा भाग दिखाई देने वाला भाग ये होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब हम बात करें इसकी कि इससे रेशम की इसकी जीवन चक्र की अगर हम बात करें तो निषेचन जो है इसमें वो आंतरिक निषेचन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर होगा। जैसे मछलियों में हमने कहा था कि कुछ मछलियों में जो निषेचन है वो बाहर होता है, यानी अंडे भी बाहर निकाल दिए जाते हैं और जो स्पर्म है वो भी बाहर निकाल दिया जाता है, फर्टिलाइजेशन वहां होता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि निषेचन जो है शरीर के अंदर होता है। तो मादा जो है वो निषेचित अंडे देती है। हम बॉम्बेक्स मोराई की बात करें अगर, तो शहतूत की जो पत्तियां हैं उसकी ऊपरी सतह पर ये अंडे देती है। अब शहतूत पर ही क्यों देती है, इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो लार्वा है वो जिस पौधे को खाता है ना, तो मादा हमेशा उसी पौधे के ऊपर अंडे देगी। इसको हम लार्वल होस्ट प्लांट कहते हैं। तो बॉम्बेक्स मोराई का लार्वल होस्ट प्लांट क्या हो गया आपका, मुलबेरी या शहतूत जिसको हम कहते हैं। शहतूत और पत्ती की ऊपरी सतह पर अंडे देती है ये, और एक
बार में ये मादा जो है वो 400 से 500 अंडे दे सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही पत्ती के ऊपर 400 से 500 अंडे दे दिया जाएगा। एक बार आंतरिक निषेचन होने के बाद में उसके अंदर जितने भी अंडे हैं वो फर्टिलाइज हो गए हैं, उनको वो एक बार में 400 से 500 के आसपास अंडे जो है वो दे सकती है। अब जब अंडे दे दिए जाते हैं तो उसमें अंडे से लार्वा बाहर निकलेगा, अंडा फूटेगा और उससे लार्वा बाहर निकलेगा। इसको हैचिंग या स्फुटन जो है वो कहा जाता है। स्फुटन का मतलब क्या है? अंडे से लार्वा पे बाहर निकलनी। तो ये जो क्रिया है वो 10 दिन के अंदर पूरी होती है। यानी इसके अंदर इंसेक्ट में आप जानते हैं सेंट्रोलिस्टल टाइप का फर्स्ट में पढ़ा है आपने, एग होता है। और अगर उसके ऊपर बात करें हम योग की मात्रा के आधार पर तो बहुपीतकी होता है, पीतक बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो वो लगभग 10 दिन तक इतना पीतक उसके अंदर होता है कि वो 10 दिन तक इसको भोजन दे सकता है। तो अंडे से फिर कैटरपिलर जो है वो बाहर निकलता है। लार्वा जिसको हम कहते हैं वो कैटरपिलर इससे बाहर निकलता है। इसकी लंबाई 40 से 50 मिलीमीटर यानी 4 से 5 सेंटीमीटर तक ये लंबा जो है वो होता है। इसके अंदर 5 जोड़ी टांगें जो है वो पाई जाती है और शरीर में 12 खंड होते हैं। एक चीज जो ध्यान रखने वाली कि इसका शरीर का जो अंतिम खंड जिसको कि हम गुदा खंड कह रहे हैं, वहां पर एक डोर्सल हॉर्न या पृष्ठ श्रृंग पाया जाता है जो कि उस अंतिम खंड को कवर करके और रखता है। अब इसमें निर्मोचन होता है। निर्मोचन क्या चीज है? देखिए इंसेक्ट में क्या होता है कि शरीर के ऊपर काइटिन का बना हुआ एक कवच जो है वो पाया जाता है जो कि हार्ड होता है। उसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो उनकी ग्रोथ के लिए उनको कब समय मिलता है? जबकि ये इस काइटिन के कवच को हटाएं। और जब नया कवच उसके अंदर से निकलता है तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, हवा के संपर्क में आने पर वो सूखता है। उसके बीच में इनके शरीर के अंदर ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ का पीरियड जो है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए 4 बार जो है वो इसके अंदर निर्मोचन होता है। यानी वो 4 बार अपने शरीर का जो एक्सोस्केलेटन है, बाह्य कवच है, उसको त्यागता है। और जब वो नया कवच सूखता है उस समय पर इसकी वृद्धि जो है वो होती है। इस प्रक्रिया में लगभग 1 महीना जो है वो लग जाता है। जो पहले 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा था, इन 4 बार निर्मोचन होने के बाद में उसकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और अंतिम जो इनको हम इंस्टार्स कहते हैं, फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार, फोर्थ इंस्टार, ठीक है। तो 4 बार निर्मोचन हो रहा है इसमें, तो 4th टाइप का इंस्टार बन जाएगा उसके अंदर और 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। जब इसका मैच्योरेशन हो जाता है तो इसके हेड रीजन के अंदर सैलिवरी ग्लैंड से एक तरल पदार्थ को ये सिक्रेट करता है जो कि वास्तव में लिक्विड सिल्क है और इससे धागा बनता है। सूखने पर वो धागा बन जाता है। अब सूखने देखो स्पिन रेट होता है इसके अंदर, जैसे प्रेशर से आप इस पेन को ध्यान से देखिए अभी इसमें ये अलग अलग तरह के रिज नजर आ रही है आपको। ऐसी 5 रिज होती है इसके अंदर। उन 5 से धागा बाहर निकलता है, यानी उन 5 से लिक्विड बाहर निकलता है और वो लिक्विड हवा के संपर्क में आने पर सूख जाता है। देखिए नया लिखा स्पिन रेट से धागा, इसमें 5 तंतु निकलते हैं। अब ये 5 तंतु जो है वो सिरेसिन केमिकल से चिपक जाते हैं और एक धागा बन जाते हैं। यानी रेशम का जो एक सिल्क का एक धागा जो नजर आ रहा है आपको, वो 5 छोटे छोटे धागों से मिलकर के बना हुआ है। और ये धागे किस चीज से चिपके हुए हैं? सिरेसिन से चिपके हुए हैं। तो ये धागा जो है वो मजबूत हो जाता है। अब अंतिम स्थिति में ये धागा निकल रहा तो करेगा क्या? तो ये क्या करता है, कोशिश करेंगे कि आपको इसका एक वीडियो भी दिखाया जाए। उसमें अपने सिर को ये घुमाता रहता है क्योंकि ग्रंथि कहाँ है? इसके सिर के ऊपर है। तो ये देह को इस तरह से पूरा अपने उसके ऊपर घुमाता रहता है अपने देह के ऊपर चारों तरफ। तो वो धागे से अपने आप को ये लपेटता रहता है। तो इसको सिर घुमा करके धागे को देह के ऊपर ये लपेट लेता है और इस क्रिया में लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए इसके अंदर कि 3 से 4 दिन में ये 1000 से 1500 मीटर धागा अपने शरीर के ऊपर लपेट लेता है। तो ये अपने आप को एक कवच के अंदर बंद कर रहा है और ये क्या हो जाएगा? आपका कोकून कहलाता है। अब हम जब रेशम प्राप्त करते हैं, बाद में बताऊंगा आपको इसके बारे में, कि उसके लिए क्या किया जाता है कि इस कोकून को उबलते हुए पानी के अंदर डाला जाता है जिससे कि वो अंदर जो प्यूपा है आपका वो मर जाता है। अब अगर ऐसा नहीं करें हम तो क्या होगा कि वो प्यूपा जो है एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करता है जो कि इन रेशम के धागों को काट देता है। अब ये कटे हुए धागे हमारे किसी काम के नहीं है क्योंकि वो एक बार में इस तरह से लगता है वो 1500 मीटर धागा है कि बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए उसको पहले अंदर
मार दिया जाता है गर्म पानी में डाल करके, और फिर उसका जो धागा है उसको अनवाइंड कर लिया जाता है और उसको उसके ऊपर लपेट लिया जाता है रील के ऊपर। इस तरह से हमें इससे धागा जो है वो मिलता है। ये तो इसकी लाइफ साइकिल हुई, ये बताया मैंने। अब इसको कमर्शियल दृष्टि से हम किस प्रकार से इससे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इसके बारे में आप पढ़ें। ये वीडियो आपका व्हाट्सएप पर डाल दिया जाएगा ग्रुप के ऊपर थ्रू यूट्यूब चैनल। आपके क्लास की एक अलग से यूट्यूब चैनल बनाई गई है, उस चैनल के ऊपर ये डाला जाएगा और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।